स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं हूं दीक्षा शर्मा। प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से डीए और एरियर को लेकर भी जानकारी देंगे, क्योंकि एक बार फिर कर्मचारी और पेंशनर्स में इसे लेकर इंतजार बढ़ने लगा है। इंतजार इसलिए बढ़ा है क्योंकि 2 खास दिन आ रहे हैं। एक तो 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस है और 26 जनवरी की बात करें तो उस दिन भी यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। तो ये दोनों ही खास मौके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी हमें किस तरह की हलचल नजर आ रही है कर्मचारियों की डीए और एरियर को लेकर, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 2800 के करीब टीचर्स हैं जिनकी भर्ती होने वाली है। अभी देखिए, गेस्ट लेक्चर भर्ती की बात करें तो काफी ज्यादा गतिरोध बढ़ गया था, जिसके बाद अब सीधी भर्ती का रास्ता सरकार की ओर से चुन लिया गया है। अब कमीशन के जरिए ये पद तो भरे जाएंगे, लेकिन कैसे और इसके लिए प्रक्रिया कैसी रहेगी, किस एजेंसी को ये दायित्व अभी सौंपा जाएगा, क्योंकि राज्य चयन आयोग अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया है। तो अपडेट इससे संबंधित भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में ईडी के छापे भी आज पड़े हैं। आखिरकार ये पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी इसके पीछे की क्या निकलकर सामने आई है, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। वन मित्र भर्ती और पुलिस भर्ती को लेकर भी अपडेट देंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की है। उनकी अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई है, तमाम बड़े निर्देश इसमें जारी किए गए हैं, भर्तियों से संबंधित भी, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त करंट इश्यूज गरमाए हुए हैं उस पर भी पूरी फीडबैक ली गई है, उस पर भी अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। शुरुआत एक घटना से करना चाहेंगे, क्योंकि ठियोग उपमंडल के तहत आने वाले रैना गांव में एक घटना सामने आई है। यह आगजनी की घटना है और एक मकान इसमें जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन एक तरह से लाखों रुपए की जनसंपदा भी इसमें नष्ट हो गई है। अब वहां पर जो अभी नुकसान हुआ है उसका और भी आकलन किया जा रहा है। जंगल के साथ ही ये घर बना हुआ था और कैसे आग की चपेट में आ गया, फिलहाल इसके कारणों का भी पता किया जा रहा है। लेकिन देखा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हो गया है उन लोगों का जिनका घर था। हालांकि इस बीच कोई भी नुकसान यहाँ जानी नुकसान एक तरह से नहीं हुआ है, ये हम जरूर कह सकते हैं, और एक राहत भरी बात भी है। दूध पीने से 2 बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि जो बच्चियां हैं ये केवल अभी 6 महीने की ही थी और इनकी माता की ओर से ही ये दावा किया गया है कि जैसे ही इन दोनों बच्चियों को दूध पिलाया बाजार का, उसके बाद इनका शरीर ठंडा पड़ गया और जब अस्पताल ये पहुंचे तो तब तक बच्चियां अपना दम तोड़ चुकी थी। अभी 6 महीने की ही थी, दोनों बच्चियां जुड़वां बताई जा रही है और पुलिस थाना गौहर के तहत ये मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कोटला खनूला का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि जो माता पिता हैं उनका एक 4 साल का बच्चा भी है और 6 महीने पहले ही ये दोनों बच्चियां जन्मी थी। पोस्टमार्टम के लिए दोनों बच्चियों के शवों को पुलिस की ओर से भिजवा दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही जो दोनों बच्चियों की एक साथ मौत हो गई और दोनों जुड़वा थी और दोनों को दूध पिलाया गया था। ये डॉक्टर ने ही सलाह दी थी माता को कि वो बाजार का दूध अब पिला सकते हैं बच्चियों को। तो ये जैसे ही उन्होंने शुरुआत की उसके बाद इस तरह की घटना पेश आई है। हालांकि डर का माहौल एक तरह से उस इलाके में है और सभी को ये लग रहा है कि दूध पीने के बाद ही बच्चियों की मौत हुई है, तो कहीं दूध में ही तो कुछ गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि अगर एक ही बच्ची की जान जाती तो फिर यहाँ कारण कुछ और भी समझा जा सकता था। लेकिन दोनों बच्चियों ने एक जैसा रिएक्ट किया, दोनों के शरीर एकदम ठंडे पड़ गए थे और जैसे ही अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई माता पिता की ओर से बच्चियों को, तो उसी वक्त वो अपना दम भी तोड़ चुकी थी। तो मामला, जैसा कि हमने कहा, ग्राम पंचायत कोटला खनूला का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगली बात करना चाहेंगे प्रदेश के उन 3 छात्रों से जुड़ी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। देखिए, संवाद कार्यक्रम क्योंकि हर वर्ष करवाया जाता है और इसमें परीक्षा पे चर्चा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, वो बच्चों से ये चर्चा करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्स के दौरान। किस प्रकार से बिना स्ट्रेस लिए भी अपना एग्जाम बच्चे दे सकते हैं, इस पर कुछ एक टिप्स प्रधानमंत्री देते हैं। और अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के 3 छात्रों का इसमें चयन हुआ है। हालांकि जो एक छात्र बताया जा रहा है वो जिला कांगड़ा का है, अखिल इसका नाम है, कक्षा 12वीं का छात्र है और विजुअल आर्ट में इसने पूरे देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था, इस वजह से इसका चयन हुआ है। बाकी के जो 2 छात्र हैं दीक्षा पोर्टल पर प्रतियोगिता के माध्यम से इनका चयन हुआ था। तो कुल मिलाकर ये 3 छात्रों की संख्या है, चयन इनका हो गया है। हालांकि 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा छात्र इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और फिलहाल कई ऐसे छात्र हैं जिनका चयन हुआ है बाहरी राज्यों में भी, लेकिन हिमाचल प्रदेश से भी 3 छात्र जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और संवाद करेंगे। सवाल छात्रों के रहेंगे और जवाब
सुझाव इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाएगा। शिक्षकों का एक एक्सपोजर विजिट भी होना है। लगभग 200 के करीब शिक्षक हैं जिन्हें भेजा जाएगा, और भेजा इसलिए जा रहा है ताकि टीचिंग स्किल्स इनमें बढ़ाए जा सके। तो एक्सपोजर विजिट पर कौन कौन 200 शिक्षक जाएंगे, इस पर लिस्ट मांग ली गई है। 2 दिनों में शिक्षा विभाग को ये लिस्ट सबमिट करनी होगी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को। हालांकि आगे प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी ये रिपोर्ट भेज दी गई है कि अपने अपने स्कूल के उन शिक्षकों का नाम ये जल्दी भेज दें जो कि इस एक्सपोजर विजिट पर जाने वाले हैं। 100 शिक्षक क्योंकि इसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग से चयनित किए जाएंगे, और 100 के करीब शिक्षक ऐसे हैं जो कि उच्च शिक्षा विभाग से इसमें चुने जा रहे हैं। तो 200 के करीब ये शिक्षक होंगे। लिखित तौर पर इनसे पहले ही ले लिया गया है कि ये बाद में मना नहीं कर सकते हैं जब किसी दूसरे स्कूल में इनकी पोस्टिंग की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल्स में नियुक्ति इनकी होने वाली है और इस पर इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पर ये एक तरह से लिखित में भी पहले ही अपना नोटिस दे चुके हैं, और ये इसीलिए हो रहा है ताकि गुणवत्ता बढ़ाई जा सके सरकारी स्कूलों में भी। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम शुरू होने वाला है पहली कक्षा से ही सरकारी स्कूल्स में भी, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो टीचिंग स्किल्स हों वो भी बढ़ाए जा सके, शिक्षकों के और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और सवाल क्योंकि पहले ये किए जा रहे थे कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो इस योग्य भी होने चाहिए या उनमें वो स्किल्स भी होने चाहिए कि वो सरकारी स्कूल के छात्रों को हूबहू वैसे ही तैयार कर सके जैसे कि प्राइवेट स्कूल के छात्रों को किया जाता है। तो इसीलिए एक ये नया उपाय सरकार ने ढूंढा कि क्यों ना एक्सपोजर के लिए उन्हें बाहर भेजा जाए। अब विदेश ये जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि टीचिंग स्किल्स किस तरह के रहते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ बाहर विदेश के टीचर्स में रहती हैं, उन्हें सीख कर आएंगे और उन्हें फिर हिमाचल प्रदेश में यहाँ आजमाया जाएगा। लेकिन 2 दिन के भीतर अब ये लिस्ट तैयार होने वाली है और ठीक उसके बाद ये एक्सपोजर विजिट भी पूरी हो जाएगी। और ये भी निर्देश क्योंकि पहले दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की ओर से कि कुछ एक ऐसे शिक्षक जिनके पासपोर्ट नहीं बने हैं उस प्रक्रिया में भी और ज़्यादा तेज़ी लाई जाए। रोडवेज की हड़ताल देखिए अगले कल रहने वाली है। हालांकि जानकारी हम हरियाणा रोडवेज से जुड़ी आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ एक मांगे इनकी पूरी नहीं हो पाई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को जब नहीं बुलाया तो ये आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अब अगले कल इनकी ओर से हड़ताल जारी रहेगी, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एक रूट्स प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि HRTC की संयुक्त समन्वय समिति भी इनके समर्थन में उतर आई है। दरअसल संयुक्त समन्वय समिति का ये कहना है कि बात केवल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की नहीं है। जितने भी रोडवेज के कर्मचारी हैं, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन, वो सभी परेशान चल रहे हैं। हर राज्य में इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और सरकार इनकी डिमांड्स पर कोई भी गौर करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि एकजुट ये सभी ड्राइवर कंडक्टर हो जाए। और अब देखा जा सकता है कि यूं तो हरियाणा में हड़ताल होगी, लेकिन समर्थन यहाँ के ड्राइवर कंडक्टर भी HRTC के दे रहे हैं। और वित्तीय कुछ एक इनकी मांगे हैं, कुछ एक सुविधाएं ये बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर मांग रहे हैं और एक कॉमन ही इन सभी की डिमांड्स है, इसीलिए इनके समर्थन में ये उतरे हैं। ये मान सिंह ठाकुर की ओर से कहा गया है, जो कि संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में। और जल्दी ही अगर हरियाणा रोडवेज के कर्मियों की डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो ये भी उनके साथ आंदोलन पर उतरेंगे। चेतावनी इन्होंने ये दे दी है, यानी कि फिर हिमाचल प्रदेश के भीतर भी ये रूट्स HRTC के प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यहाँ भी जो HRTC यूनियन की ओर से मांग रखी गई है उस पर सरकार ने अभी तक कोई खासा गौर किया नहीं है, तो नाराजगी इसीलिए यहाँ के ड्राइवर कंडक्टर में भी नजर आ रही है। इसलिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी तो अभी फिलहाल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने ही दी है, लेकिन असर उसका हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों में भी देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ पर HRTC यूनियन है वो भी उग्र नजर आ रही है और अब एक साथ ही आंदोलन करेंगे ताकि इन सभी की डिमांड्स एक साथ हल हो सके, इस तरह की बात इनकी ओर से अब कही जा रही है। दूसरी ओर टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं और परेशान ही नहीं बल्कि आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया RTO के बाहर। आरोप इनकी ओर से ये लगाया जा रहा है कि स्पेशल रोड टैक्स इनका सरकार ने बढ़ा दिया है। रिवाइज्ड अधिसूचना जो जारी हुई है वो इनके फेवर में नहीं है, ऐसे में इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वैसे ही अभी जो टूरिज्म का कारोबार है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है और जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक इनका जो स्पेशल रोड टैक्स है उसे 1350 से बढ़ाकर 8000 कर दिया गया है। तो जब इनका कारोबार ही नहीं चल रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में कैसे ये स्पेशल रोड टैक्स देंगे। बाहरी राज्यों के जो टैक्सी चालक या टैक्सी मालिक हैं उन्हें पूरी छूट सरकार ने दी है, लेकिन इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए स्पेशल रोड टैक्स तक बढ़ा दिया गया है। ये आरोप आज इन्होंने लगाया। और उसके बाद जब हमने बात की थी
विभाग के निदेशक से, परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने ये स्पष्ट करना चाहा है कि एक कन्फ्यूजन यहाँ टैक्सी ऑपरेटर्स को हो गई है। जो अधिसूचना जारी हुई है उसे वो गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो रोड टैक्स को लेकर रिवाइज अधिसूचना जारी की है, इससे पहले 2006 में उसे प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसमें 2 कैटेगरीज छूट गई थी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी, जिन्हें टैक्स में सम्मिलित करके नवंबर 2023 में अधिसूचित किया गया है। और इसके अलावा स्पेशल रोड टैक्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब यहाँ सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से भी आज कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आई है और परिवहन विभाग के निदेशक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मिसअंडरस्टैंड इसे एक तरह से किया जा रहा है। 2 कैटेगरीज जो कि 2006 में छूट गई थी, महज उन्हें यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अब यहाँ इस कंफ्यूजन में और ज़्यादा टैक्सी ऑपरेटर्स को नहीं रहना चाहिए, इन्हें अपनी हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। और टैक्सी ऑपरेटर्स दावा ये कर रहे हैं कि कैटेगरी कोई भी इसमें ऐड की गई हो या कोई भी घटाई गई हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब केवल इस बात से है कि सीधे तौर पर 1350 से बढ़ाकर 8000 उनका स्पेशल रोड टैक्स हो गया है। जब कमाई नहीं हो रही है तो ऐसे में वो कहां से इस टैक्स का भुगतान कर पाएंगे। सरकार और अधिकारी तोड़ मरोड़ कर इन पहलुओं को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीधे तौर पर इनका ये टैक्स बढ़ाया गया है जिसे ये हरगिज़ नहीं देंगे और इस फैसले को वापस लिया जाए, ये भी इन्होंने सरकार से मांग रखी है। गणतंत्र पर किसानों की ओर से भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठीक 11 बजे शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा। ये ट्रैक्टर रैली इनकी ओर से निकाली जा रही है। नारकंडा में ये ट्रैक्टर रैली निकालेंगे हिमाचल प्रदेश में, और केवल ये प्रदेश में ही इस तरह का सिनेरियो नहीं बना रहेगा, पूरे देश भर में किसानों की ओर से ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मंच की ओर से एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था कि 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले। उस वक्त केंद्र सरकार पर यह बड़ा दबाव भी बना था और ये कृषि कानून वापस भी लिए गए थे। लेकिन अब किसानों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन अब दूसरा रास्ता इन्हें फिर से निकाला जा रहा है लागू करने के लिए, जिसे ये हरगिज़ स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन पूरे देश भर में इनकी ओर से भी आंदोलन किया जाएगा। ट्रैक्टर रैली हर राज्य में निकालने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी ठीक 11 बजे ये ट्रैक्टर रैली अपनी निकालेंगे। 11 बजे इनकी ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हो जाएगी और 3 बजे ये सचिवालय तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर सरकार से भी ये मुलाकात करें, क्योंकि जो इनके मेन इश्यूज हैं वो तो केंद्र सरकार के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार पर क्या फिर एक बार दबाव बन पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि 3 कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए हों उस वक्त दबाव में आकर, लेकिन नया रास्ता अब निकाला जा रहा है इन कृषि कानूनों को फिर से बहाल करने का या लागू करने का। ये दावा अभी किसानों की ओर से हिमाचल प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी हो रहा है। स्कूल प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी का कारण ये है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए इनके कोटे को ख़त्म कर दिया गया है। स्कूल प्रवक्ताओं का ये कहना है कि जब विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रवक्ताओं को ये सुविधा दी जा सकती है और उनका कोटा ख़त्म नहीं हुआ, तो ऐसे में इनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, इन्हें दरकिनार क्यों किया गया है। अभी हाल ही में दरअसल कार्यकारी परिषद की बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि स्कूल प्रवक्ताओं को ये मौका नहीं दिया जाएगा, पीएचडी में एडमिशन के लिए कोटा इन्हें नहीं मिलने वाला है। और कुछ ऐसे स्कूल प्रवक्ता हैं जो सपना देख रहे थे कि उक्त कोटे के तहत ये एडमिशन ले लेंगे। हालांकि दूसरी ओर जो विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज वाले लेक्चरर्स हैं उनके पास अभी भी मौका है, उन्हें ये कोटा दिया गया है। एक सीट उनके लिए हर विभाग में आरक्षित रखी जाएगी पीएचडी के लिए। तो ऐसे में स्कूल प्रवक्ताओं ने सवाल ये उठाए हैं कि जहां एक और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई को देने की बात की जा रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात हो रही है, तो ऐसे में ये फैसला लेना उनकी समझ से परे है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये क्यों किया, इस पर सही तौर पर जवाब दे, और अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो इनकी ओर से बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि हर किस और हर हाल में इन्हें ये कोटा चाहिए, क्योंकि ये भी पीएचडी करना चाहते हैं। तो एक सीट इनके लिए भी आरक्षित होनी चाहिए। केवल विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रवक्ताओं को ही ये सुविधा क्यों मिल रही है, स्कूल प्रवक्ताओं को भी ये सुविधा फिर से दी जाए। जो फैसला लिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, उसे वापस लेने पर इन्होंने अपनी मांग रखी है।
और कोचिंग सेंटर के लिए भी एक नई अपडेट आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि मनमानी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, विशेष तौर से अगर शिमला शहर के कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ एक गाइडलाइंस इनके लिए जारी कर दी गई हैं और सभी मुख्य सचिवों को, यानी कि पूरे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इन्हें अपने अपने राज्य में वो लागू करवाएं। तो मुख्य इसमें क्या गाइडलाइंस है आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात कि 16 उम्र से कम यदि किसी भी बच्चे की आयु है तो उसे कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर ये ट्रेनिंग देते हैं और फिर बच्चों पर दबाव बनाया जाता है कंपटीशन के लिए। ये दबाव अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में बनाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसे बंद करवा दिया जाएगा सरकार की ओर से। दूसरी बड़ी बात ये है कि 16 उम्र की आयु से पहले किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं मिलने वाला है। कुछ और भी गाइडलाइंस है, हालांकि ये पहले भी यहाँ पर जारी की गई थी, लेकिन दो चीज़ों का अब प्रमुखता से ध्यान रखना होगा। एक तो दबाव नहीं बनाना है और 16 वर्ष की उम्र का भी इन्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये लिहाज भी इन्हें करना है और जल्दी ये लागू होने वाला है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के अंतर्गत इन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाना होगा। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो ये भी अब उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। स्टाफ वहाँ पर कैसा है इस पर भी पूरा ध्यान अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रैंडमली चेकिंग के लिए सरकार अपने अधिकारियों को भी वहां पर भेज सकती है। तो तमाम ये गाइडलाइंस है, कोचिंग सेंटर्स को ध्यान रखना होगा और 16 वर्ष से पहले किसी को भी वहां पर दाखिला नहीं मिलने वाला है, फिर चाहे अभिभावकों की ओर से ही ये जिद क्यों ना की जाए। देखिए, गेस्ट टीचर भर्ती पर बड़ा बवाल हुआ था और गतिरोध हालांकि अभी तक हमें जारी देखने के लिए मिल रहा था। बेरोजगार युवाओं की ओर से इसमें सवाल ये उठाए जा रहे थे कि आखिरकार कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्तियां सरकार क्यों नहीं करवा रही है और ऐसे में अस्थायी तौर पर भर्तियों का रास्ता क्यों सरकार ने निकाल लिया है। इस पर JOAIT पोस्ट कोड 817 की बात करें या फिर बाकी बेरोजगार युवाओं की बात करें, इसमें बेरोजगार TGT कला संघ भी है और भी बेरोजगार युवा ऐसे सामने आए जिनकी भर्तियां फंसी हैं। उन्होंने यही सवाल किया कि जहां नियमित तौर पर भर्तियां होनी चाहिए थी वहां अस्थायी तौर पर भर्तियां करने का रास्ता सरकार ने निकाल लिया है और गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार ने अब एक और फैसला लिया है कि कमीशन के जरिए अब सीधी भर्तियां होंगी और जल्दी इन भर्तियों को करवाने के निर्देश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी ये डिसीजन हो गया था शिक्षा विभाग में, क्योंकि 6000 के करीब पद भरे जाने हैं और कमीशन वाइज ही ये भर्तियां होने वाली थी। इसीलिए इंतजार किया जा रहा था कि राज्य चयन आयोग जब फंक्शनल होगा तो उसी के माध्यम से भर्तियां होंगी, लेकिन अब इसमें समय लग जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री की ओर से और शिक्षा मंत्री की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अब इस पर फैसला होना चाहिए और इन भर्तियों की शुरुआत कर दी जाए। इसीलिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर से आज बैठक की है और लोक सेवा आयोग से इस मसले को उठाने के लिए कहा। लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा सचिव की ओर से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2800 के करीब अभी शिक्षकों की भर्तियां होनी है, जिसमें JBT, TGT और CNV है और सीधी भर्तियां करवानी है। तो क्या अभी लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को करवा पाएगा, ये भी उसमें सवाल किया गया है। हालांकि अब लोक सेवा आयोग के रिप्लाई का इंतजार है और यदि एक तरह से हामी लोक सेवा आयोग की ओर से भरी जाती है तो जल्दी ही भर्तियों का प्रोसेस फिर यहाँ शुरू होने वाला है। ये दरअसल क्योंकि कैबिनेट ने मई 2023 में फैसला लिया था कि 6000 के करीब पद शिक्षकों के भरे जाएंगे, तो बैच वाइज आधार पर या प्रमोशन के आधार पर जो भर्तियां होनी है उसे तो उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर करवा ही रहा है, लेकिन कमीशन वाइज अभी यहाँ भर्तियां नहीं हो रही थी। अब कमीशन के जरिए होने वाली भर्तियां भी जल्दी हो पाएंगी सीधी भर्तियों के लिए, क्योंकि सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन ये देखा जा सकता है कि राज्य चयन आयोग अभी फंक्शनल नहीं हो पाया है, इसलिए लोक सेवा आयोग को ही फिर से ये जिम्मा दिया जा रहा है। लोक सेवा आयोग को पत्र जो जारी किया गया है उसमें दरअसल इंतजार है कि किस तरह का कंसेंट इसके बाद आता है, किस तरह का रिप्लाई ये देते हैं और फिर रिक्विजिशन लेटर यहाँ पर दे दिया जाएगा शिक्षा सचिव की ओर से लोक सेवा आयोग को। लेकिन जल्दबाजी एक तरह से की जा रही है और जो गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर बात हुई थी एक तरह से अब उस पर हमें कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रोक उस पर सरकार ने लगा दी है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही ऐलान किया गया था कि गेस्ट टीचर भर्ती पर फिलहाल हम रोक लगा रहे हैं और ये हुआ इसीलिए क्योंकि गतिरोध इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और रास नहीं आ रही थी ये भर्ती युवाओं को। सवाल यही था कि जब नियमित तौर पर भर्तियां हो सकती हैं, इतने पद खाली चल रहे हैं, तो ऐसे में अस्थायी तौर पर भर्तियों का रास्ता क्यों चुना जा रहा है। तो अब युवाओं के लिए भी एक ये राहत भरी खबर है, कमीशन वाइज भर्तियां जल्दी शुरू होने वाली है। हालांकि लोक सेवा आयोग के रिप्लाई का इसमें ज़रूर एक हल्का सा
सा इंतज़ार रहेगा, लेकिन अपने स्तर पर एक सरकार ने यहाँ पर तेज़ी लाने की कोशिश ज़रूर की है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। राजस्व अदालतें अब हर महीने होंगी। हर महीने के आखिरी 2 दिनों में ये अदालतें बिठाई जाएंगी। कारण इसका ये है कि अभी हाल ही में जब ये अदालतें बिठाई गई थी तो काफ़ी सारे केसेस निपट गए हैं। इंतकाल और तकसीम के बहुत सारे मामले लंबित चल रहे थे। न जाने कितने वर्षों से धक्के खाने पड़ रहे थे लोगों को। सचिवालय के चक्कर कभी वो काट रहे थे तो मंत्री के दरवाज़ों पर कभी पहुँच रहे थे और पटवारियों का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। हालांकि मजबूरन उन्हें इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही थी क्योंकि कई वर्ष यहाँ पर बीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले निपटने पर नहीं आ रहे थे। लेकिन सरकार के एक फैसले के बाद देखा जा सकता है कि इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक मामले निपट चुके हैं। ये एक तरह से बड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी सरकार का बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि तकसीम के और इंतकाल के इतने जल्दी या इतनी संख्या में मामले निपटे हो। इसलिए अब तय ये हुआ है कि हर महीने के आखिरी 2 दिनों में भी अदालतें बिठाई जाएंगी। राजस्व लोक अदालत होगी और इस तरह के मामलों को निपटाने की पूरी कोशिश यहाँ पर अधिकारी और मंत्रियों की ओर से होगी। वन मित्र भर्ती पर भी अब आए तो प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही इसमें निर्देश जारी ये किए गए हैं कि अगले महीने के पहले सप्ताह में ही शारीरिक परीक्षण भी शुरू कर दिया जाए। इसके लिए 60,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं और 2,061 इसमें पद भरे जाने हैं। पुलिस विभाग में 1,226 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती ज़रूर होनी है, लेकिन इसमें भी तेज़ी लाई जाए। आज सीएम सुक्खू ने ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। वन मित्र भर्ती के लिए भी यही निर्देश जारी हुए हैं कि इसमें तेज़ी लाई जाए और पुलिस भर्ती के लिए भी साफ तौर से ये कह दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जितनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है की जाए। इससे पहले आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी जो बड़ा डिसीजन हुआ है ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से ही हुआ है। मुख्यमंत्री ने ही ये निर्देश जारी किए हैं कि कमीशन के जरिए ही सही, लेकिन जल्दी ये सीधी भर्तियों की शुरुआत कर दी जाए क्योंकि शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। पढ़ाई जो है बच्चों की सफ़र कर रही है और जेबीटी, टीजीटी और सीएनवी के 2800 पद सबसे पहले भरे जाएं क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन स्कूलों में आ रही है जो कि ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। वहाँ पर शिक्षक नहीं हैं और उस वजह से बच्चे भी स्कूलों तक रोज़ नहीं पहुँच रहे हैं और पढ़ाई उनकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि आज सीएम सुक्खू की ओर से एक और बड़ा निर्देश दिया गया है। ये श्रम एवं रोजगार विभाग को दिया गया है। कुशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटाइज करने के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं और उनका ये कहना है कि विदेशों में भी ये संभावना तलाशी जानी चाहिए नौकरियों के लिए। युवाओं को हम विदेश भी भेज सकते हैं अगर अच्छी नौकरी या अच्छा पैकेज उन्हें वहाँ पर मिल रहा हो। इजराइल जैसे देश में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी मांग है और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र में रुचि रखी है और बड़ी डिग्रियाँ भी हासिल की है, लेकिन वो अच्छा पैकेज उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहा है जो विदेश में मिल सकता है। इसलिए विदेश में भी ये संभावनाएं तलाशी जाएँ कि इन्हें नौकरी वहाँ पर जल्दी मिल सके और उनका घर परिवार भी चल सके और जो परेशानियाँ हैं वो युवाओं की खत्म हो। देखिए, डीए और एरियर को लेकर अब फिर से इंतज़ार बढ़ गया है कर्मचारियों में भी और पेंशनर्स में भी, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। एक तो 25 जनवरी है पूर्ण राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस और दोनों ही खास मौके हैं। हर बार हम देखते आए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कोई ना कोई खास अनाउंसमेंट कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए इस दौरान ज़रूर की जाती है। अब पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम सुक्खू को ये याद दिलवाना चाहा है कि अभी हाल ही में यानी कि 2 महीने पहले सचिवालय में एक शपथ समारोह था। एक अनाउंसमेंट उसमें की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से कि 2 महीने में डीए देने पर वो विचार करेंगे। तो वो समय अब आ गया है। महंगाई भत्ता उन्हें कर्मचारियों का और पेंशनर्स का दे देना चाहिए और छठा वेतन आयोग जो लागू किया गया है उसका एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाए। हालांकि कितना गौर इस बार किया जाता है ये देखना होगा क्योंकि 2 दिन हैं, दोनों ही खास मौके हैं और सरकार की ओर से लगभग यहाँ 2 महीने का समय कर्मचारियों से लिया गया था, जिसमें उनका कहना था कि 2 महीने दे दिए जाएं, फिर वो सोच विचार करेंगे डीए देने पर भी और एरियर देने पर भी। तो अब इंतज़ार में कर्मचारी और पेंशनर्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि 3 किस्तों का 12% महंगाई भत्ता भी बकाया है और मुख्यमंत्री अब जल्द इस पर फैसला ले। ये पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ जो बाकी कर्मचारियों के संगठन हैं वो भी मांग उठा रहे हैं। एरियर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार बना है और इंतज़ार अब 25 और 26 के लिए भी बना रहेगा। फिलहाल देखना होगा क्या सौगात यहाँ कर्मचारियों को और पेंशनर्स को मुख्यमंत्री देते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में ईडी की रेड पड़ी है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
हरियाणा समेत पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रेड की है। ईडी की टीम पंजाब हरियाणा के लगभग 18 जगहों पर पहुंची है। इसमें पंचकुला और मोहाली सहित अन्य इलाके शामिल है, जबकि हिमाचल के सोलन जिले में भी ईडी की जांच चल रही है। सूत्रों ने बताया है कि जांच मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की चल रही है। जो ये जांच एक तरह से दरअसल चल रही है, जो मामला पहले दर्ज हो गया था हुडा में 70 करोड़ रुपए के फर्जी रिफंड घोटाले से ये जुड़ा मामला है। हुडा को अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। हुडा के करीब 6 अधिकारियों की भूमिका एजेंसी की जांच के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक गलत तरीके से इसमें पैसे रिफंड किए गए थे। साल 2015 से 2019 के बीच ये फर्जीवाड़ा हुआ था और जिस वजह से हिमाचल के भी कुछ एक जिलों में ईडी की रेड पड़ी है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।